वज़ीर-ए-आज़म की इंतखाबी मुहिम शुमाल से जुनूब तक जोरों शोर से जारी। वज़ीर-ए-आज़म आज तमिलनाडु के वेल्लोर और मेट्टुपलायम में करेंगे इंतखाबी रैली से खिताब। शाम को नागपुर के रामटेक में करेंगे इंतखाबी रैली। बीजेपी के स्टार कैंपेनर्स वोटरों को राग़िब करने में है मसरूफ। अमित शाह मगरबी बंगाल और बिहार में संभालेंगे कमान, जबकि योगी आदित्यनाथ जम्मू कश्मीर के कठुआ में करेंगे इंतखाबी मुहिम। कांग्रेस समेत अपोजिशन इत्तेहाद के तमाम लीडरों ने भी इंतखाबी मुहिम की तेज। दिल्ली शराब घपले मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत की दरख्वास्त पर राउस एवेन्यू कोर्ट में समाअत आज। मनीष सिसोदिया 18 अप्रैल तक अदालती तहवील में है। छत्तीसगढ़ में कल शाम दुर्ग जिले में एक बस खाई में गिरने के बाद मरने वालों की तादाद बढ़कर हुई 12। हादसे में 15 मुसाफिरों के जख्मी होने की खबर। आज आलमी यौम होम्योपैथी के मौके पर सदर जमहूरिया तहकीक के शोबे को बाख्तियार बनाने और कारकर्दगी बढ़ाने के मौजू पर होम्योपैथिक सेमिनार का करेंगी इफ्तिताह। चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन अकीदतमंद मां दुर्गा की दूसरी शक्ल मां ब्रह्मचारिणी की कर रहे हैं पूजा। मंदिरों में अकीदतमंदों का जबरदस्त हुजूम। राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला आज आईपीएल में गुजरात टाइटंस से होगा। गुज़िश्ता रोज होने वाले सनसनीखेज मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 2 रन से दी शिकस्त। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। लोकसभा इंतखाबात के लिए वज़ीर-ए-आज़म की जबरदस्त मुहिम जारी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस वक्त तमिलनाडु के 2 रोज़ा इंतखाबी दौरे पर हैं। वो आज तमिलनाडु के वेल्लोर और मेट्टुपलायम में जलसा-ए-आम से खिताब करेंगे। वेल्लोर लोकसभा हल्का इस बार इंतखाबी मैदान में बहुत अहम हो गया है, क्योंकि यहाँ बीजेपी के मजबूत उम्मीदवार की वजह से मामला सैरुख़ी हो गया है। गुज़िश्ता इंतखाबात में यहाँ से डीएमके और एआईएडीएमके और पीएमके ने कामयाबी हासिल की थी, जबकि इस बार बीजेपी का पीएमके पार्टी के साथ इत्तेहाद है और एआईएडीएमके के रहनुमा और साबिक एमपी एसी सनमुगन अब बीजेपी के कमल के निशान से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तमिलनाडु के बाद वज़ीर-ए-आज़म मोदी शाम को महाराष्ट्र के नागपुर जिले के रामटेक जाएंगे, जहां वो एक जलसा-ए-आम से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में अवामी मीटिंगें की और चेन्नई में रोड शो किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल शाम चेन्नई में एक मेगा रोड शो किया। इस दौरान सड़क के दोनों तरफ खड़े लोगों ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने बेपनाह मोहब्बत और प्यार को आजिज़ी से कबूल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने अवाम की मुसलसल हिमायत के लिए तहे दिल से तारीफ की। बीजेपी के स्टार प्रचारक और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह भी भरपूर मुहिम चला रहे हैं। अमित शाह आज मगरबी बंगाल और बिहार के इंतखाबी दौरे पर हैं। आज अमित शाह सबसे पहले मगरबी बंगाल के जुनूबी दिनाजपुर लोकसभा हल्के के दौलतपुर में जलसा-ए-आम से खिताब करेंगे और इसके बाद अमित शाह बिहार पहुंचेंगे, जहां वो औरंगाबाद लोकसभा हल्के के गुरारू में एक इंतखाबी रैली से खिताब करेंगे। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ आज जम्मू कश्मीर के कठुआ में एक इंतखाबी रैली से खिताब करेंगे और इसके बाद वो शाम को मुजफ्फरनगर में इंतखाबी जलसा-ए-आम करेंगे। और इसके अलावा वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश में कई इंतखाबी जलसों में हिस्सा लेंगे। वो सहारनपुर, बुलंदशहर और संभल में जलसों से खिताब करेंगे। कांग्रेस ने आइंदा लोकसभा और आंध्र प्रदेश असेंबली इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी है। पार्टी ने आइंदा लोकसभा इंतखाबात के लिए 6 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। इसमें विशाखापट्टनम के पुलुसु सत्यनारायण रेड्डी,
अनाकापल्ले से वैगी वेंकटेश एल्लूरू से नालावयाना कावरी, नरसरावपेट से गारके पोडी सुधाकर, नेल्लौर से कोपीला राजू और तिरुपति हलके से डॉक्टर चिंता मोहन को मैदान में उतारा गया है। राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार से अपने लोकसभा उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी है, जिसमें पार्टी सरबराह लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती और रोहिणी आचार्य को भी मैदान में उतारा गया है। फहरिस्त में 22 नाम शामिल हैं। सारण से रोहिणी आचार्य, पाटलिपुत्र से मीसा भारती, बांका से जयप्रकाश यादव, पूर्णिया से बीमा भारती और वैशाली से मुन्ना शुक्ला को टिकट दिया गया है। मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के बैतुल लोकसभा सीट से उम्मीदवार अशोक भलावी का कल दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया। कल दोपहर उन्हें सीने में दर्द हुआ और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया। काबिल जिक्र है कि बहुजन समाज पार्टी ने अशोक भलावी को बैतुल लोकसभा हलके से उम्मीदवार बनाया था। पिछली बार भी अशोक ने बीएसपी के टिकट पर इलेक्शन लड़ा था। सुहागपुर गांव के करीब रहने वाले अशोक भलावी पेशे से सब्जी कारोबारी थे। वो बैतूल जिले के रुकन भी रह चुके हैं। अशोक भलावी के 4 बेटे हैं और उनकी आखिरी रसूमात आज उनके आबाई गांव सुहागपुर में अदा की जाएंगी। कांग्रेस लीडर रणदीप सुरजेवाला मथुरा से बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट हेमा मालिनी पर मुतनाज़ा बयान देने के बाद सख्त मुश्किल में नजर आ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने मंगल को इस सिलसिले में रणदीप सुरजेवाला को वजह बताओ नोटिस जारी किया है और उनसे 11 अप्रैल की शाम 5 बजे तक जवाब देने को कहा गया है। 1 अप्रैल को रणदीप सुरजेवाला ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र लोकसभा हलके के कैथल में वाक़े एक गांव में इत्तेहाद के उम्मीदवार सुशील गुप्ता की हिमायत में एक जलसा आम का इनेकाद किया था और इस दौरान उन्होंने हेमा मालिनी के हवाले से एक मुतनाज़ा बयान दिया था और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस को निशाना बनाया और इलेक्शन कमीशन से इसकी शिकायत की। कौमी इम्तिहान एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली उस खबर की तरदीद की है कि आम इंतखाबात में वोट देने वाले वोटर्स को उंगलियों पर स्याही लगने की वजह से मुख्तलिफ मसाबकती इम्तिहानात से रोक दिया जाएगा। एनटीए ने इस हवाले से एक खत जारी किया है और सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली खबरों को बेबुनियाद करार दिया है। एनटीए का कहना है कि आम इंतखाबात में वोटर्स की उंगलियों पर लगाई गई स्याही का इम्तिहान पर कोई असर नहीं पड़ेगा। एनटीए ने खत को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी शेयर किया है। और छत्तीसगढ़ में रायपुर दुर्ग रोड पर मुलाजिम से भरी बस 50 फीट गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 12 मुसाफिर हलाक जबकि 15 जख्मी हो गए हैं। हादसे के वक्त बस में 40 अफराद सवार थे। जख्मियों को रायपुर के अस्पताल रेफर किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में बस हादसे पर दुख का इजहार किया और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की ख्वाहिश की है। दुर्ग बस हादसे के मुतासरीन से मुलाकात के बाद छत्तीसगढ़ के नायब वज़ीर आला विजय शर्मा ने कहा है कि जो कुछ भी हुआ है वो अफसोसनाक है। दुखद है जो कुछ हुआ है। केटीआर डिस्टिलरी है, वहाँ के सारे श्रमिकगण हैं, वो निकल रहे थे वहाँ से। ऐसे स्थान बताया गया कि उसमें रास्ते के दोनों तरफ 20-20 फीट लगभग गड्ढे हैं मुरुम की खदान होने के कारण, और वहीं से बस निकल रही थी। ऐसा करते हुए उनको 10-20 सालों से वो ये कर रहे हैं, लेकिन आज बस स्लिप हो गया और नीचे गिर गई बस। कारण में एक मरीज ने यह भी बताया कि बस की लाइट नहीं जली, इसलिए ऐसा हो गया। अब क्या स्थितियां हैं जांच के बाद स्पष्ट होंगी। मगरबी बंगाल के डायमंड हार्बर में मुबैना टीएमसी ग्रुप वाले एक खास बिरादरी के लोगों ने मां काली विसर्जन के दौरान राम भजन बजाने वाले अकीदतमंदों पर हमला किया। गुज़िश्ता हफ्ते 6 अप्रैल को एक हुजूम ने अकीदतमंदों पर हमला किया जो अकीदत के गीत गा रहे थे, जिसमें कई लोग शदीद जख्मी हुए हैं। यह हमला कैमरों में कैद हो गया है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो चुका है। बंगाल में चुनाव अभी आ रहे हैं और इस परिस्थिति में 2019 में जो हाल हुआ था डायमंड हार्बर में, बहुत सारे गांवों में सनातनियों को, हिंदुओं को खगड़ दिया गया था और यहाँ भी ऐसे ही एक स्थिति बन रहा है। आज नवरात्रि का दिन, इसके पहले का रात जो है, उस रात
जुलूस निकाला था माता काली का विसर्जन को लेके हुए, उस मिছিল को, उस जुलूस को, उस शोभा यात्रा के ऊपर अटैक हुआ और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का जो गुंडे हैं उन्होंने अटैक किया। और हम लोग देखे हैं बंगाल में कि कैसे जो बांग्लादेश का जो सीमांत क्षेत्र है वहाँ सरस्वती पूजा नहीं होता है। स्कूलों में जनविन्यास का बदलते हुए चित्र को देखते हुए स्टेट गवर्नमेंट ने वहाँ सरस्वती देवी का भी पूजा बंद कर दिया है। यहाँ दुर्गा पूजा का विसर्जन करने के लिए, दुर्गा पूजा का नया दुर्गा पूजा करने के लिए सनातनियों को कोर्ट के पास जाना पड़ता है। मुल्क भर में ईद कल यानी कि जुमेरात को मनाई जाएगी। रमज़ान के रोज़े की तकमील के बाद मनाया जाने वाला ये त्यौहार अपने साथ मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम लेकर आता है। घरों से बाजारों तक ईद की तैयारियां और रौनकें देखने को मिल रही हैं। लोग ईद के हवाले से नए कपड़े, सजावट का सामान और दीगर चीज़ों की खरीदारी में मसरूफ हैं। ईद की तैयारियां कैसी हैं, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। के रोज़े रखने के बाद अब बारी है ईद की खुशियों की, जिसकी तैयारियां रमज़ान के आखिरी हफ्ते से ही शुरू हो जाती हैं। मैं इस वक्त मुस्लिम बहुल इलाके पुरानी दिल्ली के जामा मस्जिद में मौजूद हूँ और ईद की ख़रीदारी के लिए अक्सर बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह की गहमा गहमी है और लोग ईद की ख़रीदारी के लिए यहाँ पर बड़ी तादाद में पहुँचे हैं। किस तरह की यहाँ पर ख़रीदारी चल रही है, आइए आपको दिखाते हैं। ईद का दिन करीब आने के साथ ही ईद की तैयारियां भी शुरू हो जाती हैं। इन खुशियों को दोबाला करने के लिए सभी नए कपड़े खरीदते हैं, जिनमें कुर्ता पाजामा और टोपी सबसे खास रहता है। वहीं महिलाएं और लड़कियां भी त्यौहार के हिसाब से डिजाइनर सूट, ज्वेलरी, चूड़ियों की खरीदारी में जुट जाती हैं। ईद की खुशियों को जो दोबाला करती हैं वो हैं मिठाइयाँ, और मिठाइयों की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है ईद पर। आइए जानते हैं। मुझे लग रहा है कि लोग ज़्यादा ही एक्साइटेड है इस बार, और भीड़ बहुत उमड़ कर आ रही है पिछली बार से, और कोविड के बाद से तो बहुत ज़्यादा ही फ़र्क आया है काम के अंदर। कितने दिन पहले से आप मिठाइयाँ बनाना शुरू कर देते हैं? 5-6 दिन पहले बननी शुरू हो जाती हैं। एक्चुअली ज़्यादा पुरानी इसलिए नहीं बनाते कि वो बासी हो जाती हैं। क्या कुछ नया लेकर आए हैं आप? दिल्ली में या यूपी में कहीं भी आप जाएंगे तो आपको बेसन की या मैदे की या और पनीर की गुलाब जामुन मिलेगी। ये स्पेशल जलेबी है जो खालिश मावे से बनती है, और इसका कॉन्सेप्ट दिल्ली में कहीं नहीं है, एक हमारे पास है। बच्चों के लिए ईद का दिन बहुत खास होता है, जहां उन्हें ईदी का इंतजार तो रहता ही है और साथ ही नए कपड़े पहनने की खुशी भी अलग होती है। ईद की खुशियाँ अपनी जगह, लेकिन इसका पैगाम भी याद रहे कि अगर कोई इन खुशियों से आपको महरूम नजर आ रहा है तो उसके साथ भी ये खुशियाँ बांटें और फिर देखें कि ये खुशियाँ किस तरह से दोबाला हो जाती हैं। कैमरामैन अनिल के साथ मैं साइमा खान, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और आगे बढ़ते हैं, जहां आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है और इस दिन ये ख्याल किया जाता है कि मां ब्रह्मचारिणी की मेहरबानी से एक शख्स जाप, तपस्या, सब्र तहम्मुल वगैरह हासिल करता है। मंदिरों में सुबह से ही अकीदतमंदों का हुजूम है। दिल्ली के झंडेवालान और छत्रपुर मंदिरों में सुबह की आरती भी की गई। और हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन मंगल को बाजार खुलने के साथ ही सेंसेक्स 75,124 पॉइंट की नई सतह पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी ने भी 22,765 पॉइंट की बुलंद तरीन सतह। मार्केट में दिन भर मिले जुले रुझानात देखने को मिले, ताहम दोपहर के वक्त लार्ज कैप्स में प्रॉफिट बुकिंग में इजाफे के बाइस भारतीय स्टॉक मार्केट मामूली गिरावट के साथ बंद हुई और आज के कारोबार में BSE सेंसेक्स 59 पॉइंट गिरकर
683 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी ने भी 24 पॉइंट की गिरावट दर्ज की और ये 22,642 पर बंद हुआ। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज आलमी यौम होम्योपैथी के मौके पर नई दिल्ली के द्वारका यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में 2 रोज़ा साइंसी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगी। काबिल जिक्र है कि ये कॉन्फ्रेंस सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी की जानिब से मुनक़िद की जा रही है। कॉन्फ्रेंस का मौजू तहकीक को मजबूत बनाना और होम्योपैथी में कारकर्दगी को बढ़ाना है। इसका मकसद होम्योपैथी को तहकीक पर मबनी तिब्बी साइंस से आरास्ता करना है। इस तरह होम्योपैथिक अद्वियात को सेहत की देखभाल के लिए एक काबिल एतमाद और बेहतर इख्तियार बनाना है। राउज एवेन्यू कोर्ट दिल्ली शराब घपले मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत की अर्जी पर आज समाअत करेगी और इससे पहले तमाम दलाइल सुनने के बाद अदालत ने मनीष सिसोदिया की अदालती तहवील में 18 अप्रैल तक की तौसीह कर दी थी। और आम आदमी पार्टी की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के एमएलए अमानतुल्ला खान को समन जारी किया है और उन्हें दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्ती से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में 20 अप्रैल को हाजिर होने को कहा है। ईडी ने अमानतुल्ला खान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। ईडी का कहना है कि अमानतुल्ला समन को नजरअंदाज कर रहे हैं और पूछताछ में शामिल नहीं हो रहे हैं। अमानतुल्ला खान ईडी के समन पर पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए और उनके खिलाफ ईडी ने अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी। इजराइल हमास तनाज़े के फौरी खात्मे की कोशिशें चल रही हैं। दरअसल इजराइल और हमास को जंगबंदी की तजवीज़ का नया मुसव्वदा पेश किया गया है, जिस पर दोनों फरीक इस वक्त गौर कर रहे हैं। नई तजवीज़ में 6 हफ्ते की जंगबंदी का मुतालबा किया गया है। इस दौरान हमास 40 यरगमालियों को रिहा करेगी और बदले में इजराइल को 700 फिलिस्तीनियों को रिहा करना पड़ेगा। एक तरफ मिस्र में क़याम अमन की कोशिशें जारी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल कह रहा है कि हमास के खिलाफ अपनी फौजी मुहिम में वो कोई नरमी नहीं बरतेगा। इजराइल और हमास के तनाज़े को रोकने के लिए एक और अमन तजवीज़ इन दिनों ज़ेरे बहस है। मिस्र में जंगबंदी के हवाले से बातचीत जारी है। बताया जा रहा है कि सालिसों ने जंगबंदी की तजवीज़ का नया मुसव्वदा इजराइल और हमास के हवाले कर दिया है, जिस पर दोनों फरीक इस वक्त गौर कर रहे हैं। नई तजवीज़ में 6 हफ्ते की जंगबंदी का मुतालबा किया गया है। इस दौरान हमास 40 यरगमालियों को रिहा करेगा और बदले में इजराइल को 700 फिलिस्तीनियों को रिहा करना पड़ेगा। काहिरा में इजराइल और हमास के नुमाइंदों को दी गई जंगबंदी की तजवीज़ में कहा गया है कि हमास को यरगमालियों की फहरिस्त फराहम करनी होगी जिन्हें वो रिहा करेगा, और साथ ही उसे उन फिलिस्तीनी कैदियों की फहरिस्त भी बनाना होगी जिनकी वो रिहाई चाहता है। जंगबंदी की तजवीज़ में शुमाली गजा में बड़ी तादाद में फिलिस्तीनियों की वापसी का भी मुतालबा किया गया है। ख्याल रहे कि शुमाली गजा में अपनी फौजी मुहिम के दौरान इजरायली फौज ने आम लोगों से कहा था कि वो जुनूबी गजा की तरफ बढ़ें, जिसके बाद हजारों लोगों ने नक्ल मकानी शुरू कर दी। इजरायली फौज शुमाली गजा को हमास का गढ़ समझती है, इसीलिए वहां उसकी फौजी कार्रवाई बहुत जारहाना थी। अमन की तजवीज़ के मुताबिक इजराइल को गजा में अपनी चौकियों को मुसलसल कम करना होगा ताकि लोग शुमाली गजा की तरफ वापस जा सकें। एक तरफ मिस्र में क़याम अमन की कोशिशें जारी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल कह रहा है कि हमास के खिलाफ अपनी फौजी मुहिम में वो कोई नरमी नहीं बरतेगा। इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने वाज़ेह कर दिया है कि रफ़े में फौजी ऑपरेशन शुरू करने की तारीख का फैसला कर लिया गया है। इजरायली फौज रफ़े को हमास का आखिरी गढ़ समझती है। ताहम कई मगरबी ममालिक समेत कई ममालिक इजराइल से रफ़े में फौजी ऑपरेशन शुरू न करने का मुतालबा कर रहे हैं। ख्याल किया जाता है कि इससे गजा तक इंसानी इमदाद की फरहमी का वाहिद रास्ता मुतासिर होगा। हम अपने अहदाफ के हुसूल के लिए तेज़ी से काम कर रहे हैं, जिसमें हमारे यरगमालियों की रिहाई और हमास पर मुकम्मल फतह शामिल है। इस फतह के लिए ज़रूरी है कि हम रफ़ा जाकर दहशतगर्दों का खात्मा करें। ऐसा होगा, इसकी तारीख मुकर्रर है। गजा मिस्र के साथ रफ़े क्रॉसिंग तनाज़े से मुतासरा इलाके में इंसानी इमदाद की फरहमी का वाहिद बड़ा रास्ता है। इंसानी इमदाद से भरे ट्रक इस क्रॉसिंग से गुजरकर गजा पहुँच रहे हैं। अगरचे ये इमदादी फरहमी गजा की ज़रूरियात के मुकाबले में काफ़ी नहीं है,
लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा मदद फराहम कर रही है। अब बहुत से मगरबी ममालिक मुतालबा कर रहे हैं कि गजा तक इंसानी इमदाद पहुंचाने के लिए मजीद रास्ते खोले जाएं। हाल ही में अमेरिकी सदर जो बाइडेन के साथ फ़ोन पर बातचीत के बाद इजरायली वज़ीर आज़म ने एरेजा बॉर्डर क्रॉसिंग और अशदोद हार्बर से इंसानी इमदाद के अज्जा का ऐलान किया था। अब जर्मनी ने कहा है कि इस ऐलान पर फौरी अमल दरामद किया जाए। मजीद कोई बहाना नहीं होना चाहिए। इस कदम का मकसद बराह रास्त उन लोगों को खुराक, पानी और अद्वियात की फरहमी को यकीनी बनाना है जो महीनों से इस हंगामी इमदाद के मुंतज़िर हैं। हमास का मुकम्मल सफाया करने के अज़्म के साथ इजरायली फौज हमले जारी किए हुए है। इजरायली फौज का दावा है कि उसने 7 अक्टूबर को होने वाले दहशतगर्दाना हमले में मुलविस एक और दहशतगर्द को हलाक कर दिया है। ये दहशतगर्द जुनूबी गजा के खान यूनुस में एक फिजाई हमले के दौरान मारा गया। इतवार को इजरायली फौज ने गजा में अपनी जमीनी फौज की मौजूदगी को कम करने की बात की, ताहम हमास के दहशतगर्दों के ठिकानों के खिलाफ उसकी कार्रवाई अब भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और खेल की खबरों की बात करें तो सनराइजर्स हैदराबाद ने इंडियन प्रीमियर लीग 2024 में अपनी तीसरी जीत दर्ज की है। टीम ने मंगल को खेले गए मैच में पंजाब किंग्स को 2 रन से शिकस्त दी। मोहाली में खेले गए मैच में पंजाब के कप्तान शिखर धवन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर में 9 विकेटों पर 182 रन बनाए, जिसके जवाब में पंजाब की टीम मुकर्ररा 20 ओवर में 6 विकेट पर 180 रन ही बना सकी। सनराइजर्स की जानिब से नीतीश कुमार रेड्डी ने 37 गेंदों में 64 रन की इनिंग्स खेली। ये आईपीएल में उनकी पहली निफ सेंचुरी है। और इंडियन प्रीमियर लीग में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला 7वें नंबर की गुजरात टाइटंस से होगा। ये मैच जयपुर में खेला जाएगा। दोनों ही टीमों के दरमियान अब तक 5 मैच हो चुके हैं, जिनमें गुजरात टाइटंस 4-1 से आगे है। रियान प्रयाग राजस्थान रॉयल्स के लिए इस सीजन के बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं। गुवाहाटी के ताल्लुक से रखने वाले इस ऑलराउंडर ने अब तक 185 रन बनाए हैं, जिसमें 2 निफ सेंचुरियां शामिल हैं। राजस्थान के पास टेरेट बोल्ट और नांदरे बर्गर की शक्ल में अच्छे तेज गेंदबाज मौजूद हैं। दूसरी जानिब गुजरात टाइटंस अब तक 5 में से 2 मैच जीत चुकी है और 3 हार चुकी है। शुभमन गिल की टीम शिकस्त की हैट्रिक से बचना चाहेगी। भारतीय टेनिस स्टार सुमित नागल आज मॉन्टे कार्लो मास्टर्स टेनिस मुकाबले के दूसरे राउंड मैच में खेलेंगे। सुमित का दूसरे राउंड में डेनमार्क के हॉल्गर रूने से मुकाबला होगा। रूने आलमी रैंकिंग में 7वें नंबर पर हैं और नागल को शिकस्त देने के बाद उनसे ऊंची रैंकिंग वाले खिलाड़ी जोमेन ड्रा में दाखिल होंगे। वो कल कोर्ट टूर्नामेंट में अपने पहले राउंड में जीत के बाद अपने करियर में पहली बार 80 रैंकिंग तक पहुंचने के लिए पुरएतमाद हैं और इस वक्त वो दुनिया के 95वें नंबर के खिलाड़ी हैं। और अब पेश है मुल्क भर के मौसम का हाल। और इसी के साथ ही खबरनामा ख़त्म पजीर होता है। हमारी पूरी टीम को दे इजाज़त। आदाब।